सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां हम रिवाइज करेंगे एक बहुत ही प्यारा ऐसे जिसका नाम है ऐसे 505। सर ये बात किसकी करता है? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एंटिटी की बुक्स में बैलेंस आ रहा है 5, अगर एंटिटी की बुक्स में बैलेंस आ रहा है 5, तो हम कहीं ना कहीं एक कंफर्मिंग पार्टी पकड़ते हैं। हम एक कंफर्मिंग पार्टी पकड़ते हैं, उसको कंफर्मेशन पकड़ भेजते हैं और देखते हैं उसकी बुक्स में भी बैलेंस 5 आ रहा है कि नहीं। तभी इसका नाम क्या है? 505। कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 आ रहा है तो क्या कंफर्मिंग पार्टी की बुक्स में भी 5 आ रहा है कि नहीं। तो 505 ऐसे अपन ध्यान रखेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन में क्या होता है, तो ध्यान से समझना। इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी टू द ऑडिटर। मतलब डायरेक्ट का मतलब यह है कि ये जो रिस्पॉन्स है ये मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आएगा, ये मैनेजमेंट के थ्रू नहीं आएगा, डायरेक्टली कंफर्मिंग पार्टी से ऑडिटर को मिलेगा। अब ये कंफर्मिंग पार्टी कोई भी हो सकती है, क्रेडिटर हो सकता है, क्रेडिट डेटर हो सकता है, बैंक हो सकता है, एनी टाइप ऑफ थर्ड पार्टी। तो डेफिनेशन समझना, इट इज अ ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response from the confirming party to the auditor. It can be in paper, electronic or any other form. ठीक है सर। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर कैसे चलता है? मैंने कहा 4 स्टेजेस में चलता है। 4 स्टेजेस में चलता है, जिसके ऊपर ऑडिटर को पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है, जिसके ऊपर ऑडिटर को पूरा कंट्रोल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर डेलीगेट कर दूं। यह प्रोसीजर मैं डेलीगेट नहीं कर सकता, मेरे को इस पे पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो क्या जानना है। यानी हमारी जो बुक्स में बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आपको जानना है, एग्रीमेंट की डिटेल्स जाननी है, अदर इंफॉर्मेशन जाननी है, क्या जानना है। सो डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म्ड और रिक्वेस्टेड। ठीक है सर। सेकेंड थिंग, आप डिसाइड करो किससे जानना है। हु इज द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। तो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी वही होगी जिसको इस चीज की नॉलेज होगी, जिसको इस चीज की नॉलेज होगी उसी से जानेंगे। ठीक है सर। जब ये पता चल गया क्या जानना है, किससे जानना है, अब आप अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिजाइन कर लो। इसको डिजाइन कर लो मतलब आप सामने वाले को प्रॉपर्ली एड्रेस करोगे, डियर सर, डियर मैम, आई वांट टू नो दिस, आई वांट टू नो दैट। प्लस उनको बता देना जो भी रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन वो भेजेंगे वो कहां वापस भेजनी है। आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, जहां पे वो डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन भेजे। सो डिजाइन द रिक्वेस्ट, इट शुड बी प्रॉपर्ली एड्रेस्ड। रिटर्न इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहां पे ऑडिटर के पास ये कंफर्मेशन आएगी। जब आपने डिजाइन कर दी, इसके बाद भेज दो, इसके बाद भेज दो। देन यू कैन सेंड द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग फॉलो अप। तो अगर सामने वाला रिप्लाई नहीं करता तो अपन क्या करते हैं? डॉट 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 डॉट। वैसे ही रियल लाइफ में भी यहाँ पे फॉलो अप होता है। तो ये 4 स्टेजेस का प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन की डेफिनेशन कर लेना। देन सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर पे बस याद रखना, ऑडिटर इस पे कंट्रोल मेंटेन करके चलेगा। 4 चीजें, क्या जानना है, किससे जानना है, उसके बाद आप इसको डिजाइन कर लो, एंड डिजाइन करने के बाद सेंड एंड फॉलो अप करके आपने चलना है। इसी के ऊपर हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन भी किया था सर, जिग्नेश देसाई वाला। सारे बच्चे जल्दी से जिग्नेश देसाई का क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे बताना इसने सही काम किया कि नहीं। जिग्नेश देसाई ऑडिट कर रहा था कंपनी का, बीच ऑडिट में था। इसने सोचा कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजूंगा कंपनी के डेटर्स को। अब जब ये डेटर्स को रिक्वेस्ट भेज रहा था तो इसने पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ चूजिंग द डेटर्स, डिजाइनिंग द रिक्वेस्ट, रिसीविंग द रिस्पॉन्स, इसको डेलीगेट कर दिया टू द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। मुझे बताओ क्या हम ये चीज डेलीगेट कर सकते हैं? क्या ये चीज हम डेलीगेट कर सकते हैं? अगर ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर को ये प्रोसेस डेलीगेट कर देगा तो क्या कंट्रोल रहेगा? नहीं सर, कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरी चीज ये कहता है जो भी रिस्पॉन्स है ये मेल आईडी पे आएगा। किसकी मेल आईडी पे आएगा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की मेल आईडी पे आएगा। क्या ये इंटरनल ऑडिटर की मेल आईडी पे आना चाहिए या ऑडिटर की? सर ऑडिटर की मेल आईडी पे आना चाहिए। तो आप बताओ क्या इसकी अप्रोच प्रॉपर है? नो सर, इसकी अप्रोच प्रॉपर नहीं है। तो सीधा सीधा बोलना, ऑडिटर विल मेंटेन द कंट्रोल। फिर आपने पूरे प्रोसीजर के बारे में लिखना है, क्या जानना है, किससे जानना है, डिजाइन कर दो और भेज दो। फिर आप बोलोगे जो इसने काम किया है दिस इज नॉट इन लाइन विद एसए 505। कम ऑन, दिस इज नॉट इन लाइन विद एसए 505। क्या जिग्नेश देसाई वाला क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ मेरे साथ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो जो आपके नोट्स में दे रखे हैं। कहते हैं सबसे पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कंफर्म कर सकते हैं। जो भी अकाउंट बैलेंस है वो कंफर्म कर लो, उसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब है जो भी आपने सेल, डेटर या क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट कर रखे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं, ट्रांजेक्शन कर रखी है, अगर कोई साइड एग्रीमेंट है तो ये सारी डिटेल्स आप इसमें से पूछ सकते हो। ठीक है सर। साइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसी चीज जो एग्रीमेंट को सप्लीमेंट कर रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक डेटर है, उसका एग्रीमेंट है कि रेट्स विल बी एज पर द एनेक्जर 1, तो कहीं ना कहीं ये जो साइड एग्रीमेंट है इसकी भी डिटेल्स आप ले सकते हो।
फिर सर ये कहता है कि आपने कंफर्मिंग पार्टी चुननी है जो कि नॉलेजेबल होनी चाहिए। तो जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए थे ना ये वाले, इन्हीं की थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब जब कंफर्मिंग पार्टी को रिक्वेस्ट डिजाइन करोगे तो आपको कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। जब जब शुभम सर बोलते हैं फैक्टर्स, हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सर? कुछ बातें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है उसका लेआउट एंड प्रेजेंटेशन देखी जाएगी। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन मतलब ये कहीं ना कहीं जो आपका क्लाइंट है उसके लेटर हेड पे होना चाहिए। आखिरी में क्लाइंट की सील होनी चाहिए जिसमें उसकी ऑथराइजेशन हो। फिर ये कहता है आपने अपनी असर्शंस देखनी है जिनको आप चेक करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिटिगेशंस एंड क्लेम्स के लिए कोई लेटर बनाया, तो मैं देखना चाहता हूं क्या वो लिटिगेशन एग्जिस्ट करती है, क्या उसकी वजह से कोई लायबिलिटी मेरी ऑब्लिगेशन बनने वाली है, क्या कंप्लीट लिटिगेशंस कंपनी ने दिखा दी, और लिटिगेशंस की वैल्यूएशन में देखूंगा। प्लस इस रिक्वेस्ट को बनाने के लिए मैं अपनी प्रायर एक्सपीरियंस को देखूंगा। ठीक है सर। फिर मैं देखूंगा क्या यहां पे कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और फ्रॉड रिस्क तो नहीं है। फॉर एग्जांपल आप रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेज रहे हो। प्लस सर मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन और इंकरेजमेंट होना जरूरी है, तभी कोई थर्ड पार्टी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, वरना रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगी। फिर आपने देखना है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, आप ईमेल से भेजना चाहते हो, स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हो, और आखिरी में एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म, किस तरह से वो आपको बैलेंस बता सकता है। अगर डेटर है तो क्या वो आपको टोटल बैलेंस बता सकता है, या इनवॉइस वाइज क्या क्या बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो आपको बता सकता है। क्या कॉन्सेप्चुअली सारे पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। अब आ जाओ लर्न विद फन का तड़का लगाते हैं। तो मैंने कहा आप बस इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दो और बोलो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब ये जो कंफर्मेशन है ये कौन सी है सर? ये कंफर्मेशन वो है जो कुणाल को कुणाली से लेनी थी। जो कुणाल को कुणाली से लेनी थी, तो सबसे पहले कुणाल एक आर्चीज का कार्ड लेके आया जिसका लेआउट एंड प्रेजेंटेशन बड़ा हार्टी हार्टी था। फिर इसने इसमें अपनी दिल की बातें लिखी, अपनी रिप्रेजेंटेशन लिखी, यानी असर्शन। अब सर इसका जो प्रायर एक्सपीरियंस है उसमें ऐसा है कि जनरली लड़कियां मना कर देती हैं, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क। तो सर हर ग्रुप में ना एक लव गुरु होता है, तो इसने उस लव गुरु की ऑथराइजेशन और इंकरेजमेंट ली। देन ही डिसाइडेड द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन की जो ये लव लेटर भेजना चाहता है ये कैसे भेजेगा। किसी दोस्त के थ्रू भेजेगा, कुनाली की दोस्त के थ्रू भेजेगा, खुद जाके देगा, या कबूतर के थ्रू भेजेगा, हाउ ही वांट्स टू सेंड। एंड देन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द कुनाली। कुनाली डिसाइड करेगी उसको हाँ बोलना है या ना। कुनाल इतना अच्छा लड़का है तो कुनाली हाँ बोल ही देगी। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे फैक्टर्स ध्यान रख सकते हो। लेआउट एंड प्रेजेंटेशन, अजर्शंस के बाद आपका प्रायर एक्सपीरियंस कहता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन, एंड उसके बाद आपने डिसाइड किया मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एबिलिटी ऑफ द कंफर्मिंग पार्टी टू कंफर्म। यहां आपके सारे के सारे फैक्टर्स डन 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 डन। अब सर एक बात बताओ, अगर कंफर्मिंग पार्टी रिप्लाई नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फॉलो अप कर सकते हो। एक बार आपने एड्रेस को रीवेरीफाई कर दिया तो वापस रिक्वेस्ट भेज सकते हो, फॉलो अप कर सकते हो। सर क्या ऐसा भी हो सकता है मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज कर दे टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट? ऐसा हो सकता है। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी, वापस एक बार डिस्कस करते हैं। तो मान लो एक क्रेडिटर का बैलेंस आ रहा था 2 लाख रुपए, ठीक है सर। अब ये जो 2 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है, इसमें हुआ क्या था, एंटिटी ने 5 लाख रुपए के गुड्स लिए थे इस क्रेडिटर से, उसमें से 3 लाख रुपए के गुड्स इन्होंने रिटर्न कर दिए थे, बट क्रेडिटर ने रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया। अब इस चीज को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि अगर आपने कंफर्मेशन भेजी तो उससे उनका केस इंपैक्ट होगा। तो जब भी मैनेजमेंट रिफ्यूज करे तो आप ऐसी सुन के मत आ जाना, रीजन सुन लेना, और फिर आप उस रीजन की रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी चेक करोगे। तो मुझे बताओ ऐसे केस में आप कैसे चेक करोगे कि ये रीजन वैलिड है कि नहीं? सर ऑडिट एविडेंस लेके, क्या एक्चुअल में गुड्स रिटर्न हुए थे, क्या एक्चुअल में कोई लीगल केस चल रहा है, इसके डॉक्यूमेंट्स देख लेना। अब जब आप इसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस देखोगे ना, तो पता चलेगा मैनेजमेंट झूठ बोल रही है या सच। अगर मैनेजमेंट झूठ बोल रही है तो देयर कुड बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड, एंड देन आपको फिर एडिशनल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। इट विल इंपैक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। प्लस ऑडिट के ग्रंथ में जब ऑडिटर मेन प्रोसीजर नहीं कर पाता तो वो क्या करता है? गिव अप नहीं करता, वो करता है ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर। देन ही परफॉर्म्स ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। तो ये 3 पॉइंट्स तो सर क्लियर है। रीजन के लिए एविडेंस लेंगे अबाउट द रीजनेबलनेस एंड वैलिडिटी। अगर लगता है वैलिड और रीजनेबल नहीं है तो देयर कुड बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। उसके हिसाब से आप नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर बदलोगे। प्लस हार नहीं मानेंगे, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। बट अगर आपको लगता है सर क्या मैनेजमेंट का रिफ्यूजल अनरीजनेबल है,
या फिर आपको रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा फ्रॉम ऑल्टरनेट प्रोसीजर, तो किसका दरवाजा खटखटाएं? मैनेजमेंट के ऊपर बैठा है TCWG। प्लस इसका इंपैक्ट कंसीडर कर लेना ऑन ऑडिट एंड योर रिपोर्ट एज पर SA 705। ये बेसिक बातें आपको समझ के चलनी है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। तो यही सेम चीज आपकी बुक में दे रखी है। अब इसके बाद इन्होंने बस ये बोला कि सर मैनेजमेंट का रिफ्यूजल रीजनेबल कब होगा? जब आप इसके प्रॉपर रीजंस देखोगे, और इसका कॉमन रीजन यही होता है, देयर इज अ लीगल डिस्प्यूट और नेगोशिएशन विद द कंफर्मिंग पार्टी, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकती है बाय द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। बस ध्यान रखना कि अगर यहां पे रीजन जो भी है, इसकी वैलिडिटी और रीजनेबलनेस के लिए एविडेंस ले लेना, क्योंकि देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर। यहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर हो सकती है। तो ये बेसिक बात अच्छे से समझ लेना। अच्छा, क्या इसके ऊपर हमने कोई क्वेश्चन किया था? जल्दी से बताओ, क्या इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से सारे बच्चे पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप डेटर्स का स्केड्यूल देख रहे थे और आपने देखा कुछ ऐसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है जहां पे CFO आपको अलाउ नहीं कर रहा। CFO आपको अलाउ नहीं कर रहा बिकॉज उससे आपको लगता है एज अ CFO कि उससे हमारे बिजनेस रिलेशन स्पॉइल हो जाएंगे। जब आपने फर्दर इंक्वायरी करी तो आपको पता चला एक डिस्प्यूट चल रहा है विद द कस्टमर रिगार्डिंग द क्वालिटी इशू ऑफ द गुड्स, और कहीं ना कहीं एफर्ट्स हो रहे हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए। रिव्यूइंग द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है कस्टमर के साथ, बातें हुई हैं, आपको लगता है इशू रिजॉल्व होने वाला है और यहां पे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर नहीं है। तो मुझे बताओ, क्या CFO की जो अनविलिंगनेस है ये जस्टिफाइबल है? डू यू थिंक द अनविलिंगनेस ऑफ CFO इज जस्टिफाइबल? आंसर इज यस। तो वही चीज है, जब भी मैनेजमेंट रिफ्यूज करेगा उस रिफ्यूजल के लिए आप यहां पे ऑडिट एविडेंस लोगे, क्या वो जो रीजन है वो वैलिड और रीजनेबल है कि नहीं। कॉमन रीजन मैंने क्या बताया था? लीगल डिस्प्यूट, जो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो सकता है बाय द रिक्वेस्ट। सो द अनविलिंगनेस इज जस्टिफाइबल। अनविलिंगनेस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस इतनी सी बात आपने कंसीडर करनी है। अब सारे बच्चे मुझे बताओ, सारे बच्चे मुझे बताओ, इसके बाद हमने कौन सा टॉपिक किया था सर? इसके बाद हमने टॉपिक किया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो एज पर SA 240 कंसीडर कर लेना। सर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? तो डेटर को चेक करने के लिए मुझे बताओ क्या हो सकते हैं। अगर डेटर से कंफर्मेशन नहीं मिल रही तो पक्का आपने उसको कुछ सेल्स करी होंगी, हाँ सर, सेल्स के डॉक्यूमेंट्स देख लो, ठीक है सर। इसके अलावा डेटर से पैसा भी आएगा 2 से 3 महीने में, तो जो सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स है वो देख लो। तो सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स हो गई, सेल्स के शिपिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए, सेल्स नियर द पीरियड एंड हो गया, वो देख लिया, ठीक है सर। क्रेडिटर का बैलेंस कैसे चेक करूं? उससे परचेजेस हुई होगी, तो जो भी परचेजेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्रेडिटर से आए हैं वो चेक कर लो। इसके अलावा आपने गुड्स रिसीव करी तो गुड्स रिसीट नोट होगा, और आपने पेमेंट करी तो सब्सिक्वेंट कैश डिस्बर्समेंट होगा। तो ये ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर आप कर सकते हो। अब सर इसके बाद ये कहता है कि जो भी आपके पास कंफर्मेशन है, अभी तक आपने क्या किया? कंफर्मेशन से इंफॉर्मेशन मांगी, अभी तक आप कंफर्मेशन भेज रहे थे, अब मानो रिस्पॉन्स आ गया। तो ये कहता है हाउ टू इवेलुएट द रिस्पॉन्स ऑब्टेन। तो 4 तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो रिस्पॉन्स आया या रिस्पॉन्स नहीं आया। नहीं आया तो उसको बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स। अच्छा, नॉन रिस्पॉन्स का यही मतलब होता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या आधा अधूरा रिस्पॉन्स आया। सर दोनों, या तो रिस्पॉन्स नहीं आया या आधा अधूरा रिस्पॉन्स आया, दोनों ही नॉन रिस्पॉन्स माने जाते हैं। तो ये कहता है कि अगर 100% नहीं आया या इवन लेस देन 100% भी नहीं आया तो भी हम इसको नॉन रिस्पॉन्स ही मानेंगे। तो 3 बातें मांगी थी, चौथी बात नहीं बताई, तो ये भी नॉन रिस्पॉन्स है। अब अगर रिस्पॉन्स आया तो 2 तरह के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, रिलायबल और अनरिलायबल। अगर अनरिलायबल तो डीम टू बी अनरिलायबल, और अगर आया तो 2 केसेस हो सकते हैं, अच्छी बात है, गंदी बात है। सर अच्छी बात है मतलब कहीं ना कहीं ऐसा रिस्पॉन्स जहां पे सामने वाली पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन से एग्री करती है, या उसने जो इंफॉर्मेशन बताई उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो एग्री कर रही है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है सर। दूसरा केस क्या हो सकता है? इट कैन इंडिकेट एन एक्सेप्शन। तो बस ध्यान रखना 4 केसेस हो सकते हैं सर। क्या उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री कर रही है, या फिर एक्सेप्शन है, या फिर डीम टू बी अनरिलायबल, और लास्ट वाला क्या था? नॉन रिस्पॉन्स। तो ये आपको चारों केसेस ध्यान रखने हैं। अब सर एक बात बताना, अगर एक्सेप्शन है तो इसका क्या मतलब है? दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड टू बी कंफर्म्ड एंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंफर्मिंग पार्टी। अब अगर इस तरह की एक्सेप्शन होती है तो क्या ये पक्का पक्का मिसस्टेटमेंट है? नहीं सर। ऐसा हो सकता है कि डेटर ने हमको जो पैसे भेजे थे वो 31 मार्च की शाम को भेजे थे, तो उसने तो अपना 31 मार्च को बैलेंस कम कर लिया, बट जो हमारी एंटिटी थी उसको ये बैलेंस, उसको ये अमाउंट 1 अप्रैल को मिली, तो एंटिटी ने अपनी वैल्यू 1 अप्रैल को कम करी। तो ये चीज रिकंसाइल हो जाएगी, ये रिकंसाइल हो जाएगी। तो देखना जब भी एक्सेप्शन मिले तो क्या ये चीज रिकंसाइल हो रही है कि नहीं। अगर रिकंसाइल हो रही है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर रिकंसाइल नहीं हो रही तो दिस इज अ मिसस्टेटमेंट।
और जब भी मिसस्टेटमेंट होती है हम इसको एनालाइज करके पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो यही बात यहां लिखी है, दिस एक्सेप्शन शुड बी असेस्ड टू द इंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन फॉर डिफरेंस। और आखिरी में कंक्लूड कर लेना, जो भी आपने अब तक प्रोसीजर करे क्या उससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला, और अगर नहीं मिला देन यू हैव टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी एज पर SA 330। तो अगर आपको लगता है कि यार ये डेटर और क्रेडिटर का मुझे इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, एग्रीमेंट ये सब देखने की जरूरत है, तो एडिशनल टेस्टिंग करके चल सकते हो। डील डन सर। तो यहां पे जब मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इससे आपकी एक्सेप्शन की डेफिनेशन कवर हो गई। एक्सेप्शन मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी। जो भी एक्सेप्शन है इसको आपको असेस करना पड़ेगा थ्रू द टोटल पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द डिफरेंसेस एंड ऑल। ठीक है सर। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सामने वाली पार्टी ने आपको या तो रिस्पॉन्ड नहीं किया या फुली रिस्पॉन्ड नहीं किया, या तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, फुली रिस्पॉन्ड नहीं किया टू द पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, या फिर आपकी रिक्वेस्ट अनडिलीवर्ड रह गई, वहां पे डिलीवर ही नहीं हुई। गॉट इट सर। तो ये आपके बेसिक पॉइंट्स हो गए। मुझे लगता है सारी चीजें ऑलरेडी कवर हो गई हैं। अब एक बार फटाफट टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर लेते हैं, यहां पे आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। कम ऑन एवरीवन। ऑल सेट सर। ये कहते हैं 2 टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं मार्केट में, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है 2 केसेस हो सकते हैं जब आप पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजो। कब सर? जब आपने अमाउंट लिख के दे दी और सामने वाली पार्टी को बोला या तो एग्री करो या डिसएग्री करो, या फिर आपने अमाउंट लिख के ही नहीं दी और बोला प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। दोनों ही केसेस में पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोला जाता है। सो कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर डायरेक्टली व्हेन दे एग्री और डिसएग्री विद द इंफॉर्मेशन, और या फिर वो प्रोवाइड करेंगे रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, दैट इज रिप्लाई इन ऑल केसेस। अब सर एक बात बताओ, इतनी अच्छी रिक्वेस्ट है सो इट इज कंसिडर्ड टू बी रिलायबल ऑडिट एविडेंस, बट इसमें रिस्क है। सर क्या रिस्क है? जब आपने अमाउंट लिख के दी है तो सामने वाली पार्टी एग्री या डिसएग्री कर सकती है बिना वेरीफाई करे। सो रिस्क दैट द कंफर्मिंग पार्टी कैन रिप्लाई विदाउट वेरीफाइंग इफ द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। तो सर क्या करें? बिना अमाउंट लिखे दो, बिना अमाउंट लिखे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दो। सो यू कैन रिड्यूस दिस रिस्क बाय नॉट स्टेटिंग द अमाउंट एंड आस्क द पार्टी टू फिल द अमाउंट और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सर इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी अमाउंट लिखने में। मैंने कहा हाँ, इफ यू यूज दिस टाइप ऑफ ब्लैंक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इसके लिए सामने वाली पार्टी को एडिशनल एफर्ट्स लगेंगे एंड ड्यू टू द एडिशनल एफर्ट्स इट कैन लीड टू लोअर रिस्पॉन्स रेट। तो बस आपने 3 बातें ध्यान रखनी है, यही की यही बातें आपके यहां पे भी लिखी हैं। सारे बच्चे आ जाओ, एक बार बुक से रीड कर लेते हैं। पॉजिटिव कंफर्मेशन का क्या मतलब है? सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी टू द ऑडिटर वेदर इट एग्रीज और डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन, और आपने कुछ लिख के नहीं दिया तो प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। बेसिकली रिप्लाई इन ऑल केसेस। रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, बट देयर इज अ रिस्क कि वो रिप्लाई कर दे बिना वेरीफाई करे। हम इस रिस्क को रिड्यूस कैसे करेंगे? सर बाय नॉट स्टेटिंग द अमाउंट एंड आस्किंग टू फिल द अमाउंट। बट क्योंकि इसमें एडिशनल एफर्ट लगेगा तो लोअर रिस्पॉन्स रेट हो सकता है इन दिस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। अब एक बार फटाफट इस एग्जांपल को पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है। ऑडिटर ने डेटर को बोला कि तू मुझे डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करना वेदर और नॉट द अमाउंट दे वर रिक्वायर्ड टू पे वाज 5,000। द ट्रेड रिसीवेबल कंफर्म टू द ऑडिटर दे वर रिक्वायर्ड टू पे 1,23,000। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपने रिप्लाई करना है चाहे आप एग्री करो या ना करो, ये कौन सी रिक्वेस्ट है? दिस इज अ पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, बिकॉज सामने वाली पार्टी को रिप्लाई हर केस में करके चलना है। अब आ जाओ सेकंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड टाइप ऑफ रिक्वेस्ट का नाम है नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। नेगेटिव मतलब जब आप डिसएग्री करो, जब आप डिसएग्री करो तभी रिप्लाई करना, वरना रिप्लाई मत करना। सो कंफर्मिंग पार्टी विल रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ द कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द रिक्वेस्ट। इट इज अ लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पीसीआर। ये पीसीआर के कंपैरिजन में लेस परसुएसिव एविडेंस है। सर क्यों? इसका हमने एग्जांपल भी लिया था। मान लो हमारा एक क्रेडिटर है, मान लो हमारा एक क्रेडिटर है जिसका नाम है दीपांशु, ठीक है सर। अब दीपांशु को अगर आपने नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी है तो वो कब रिप्लाई करेगा? जब वो डिसएग्री करता है। मैंने कहा तो 15 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, दीपांशु का कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है सर। तो क्या इसका यह मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन ठीक थी? क्या इसका यह मतलब है कि हमारी इंफॉर्मेशन ठीक थी? आंसर इज नो। ऐसा भी तो हो सकता है दीपांशु को मेरा लेटर मिला ही ना हो, तभी उसका रिप्लाई नहीं आया। हाँ सर। सो अगर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आता क्रेडिटर वगैरह से या कंफर्मिंग पार्टी से, दैट डज नॉट मीन कंफर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय द कंफर्मिंग पार्टी, और
इट ऑल्सो डज नॉट मीन द वेरिफिकेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। सर क्यों? ऐसा भी हो सकता है दीपांशु बदमाश है, ऐसा भी हो सकता है दीपांशु बदमाश है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है, तो मेरी बुक्स में तो बैलेंस आ रहे 1,000 रुपए। हाँ सर, 3 केसेस हो सकते हैं, या तो दीपांशु की बुक्स में बैलेंस आ रहा है 500 या 1,000 या 1,500। बताओ किस केस में वो रिप्लाई करेगा? क्या वो तब रिप्लाई करेगा जब उसकी बुक्स में 500 बैलेंस आ रहे? नहीं सर, कभी भी दीपांशु ऐसा थोड़ी बोलेगा तुम मुझे 1,000 रुपए मत दो, मुझे तो तुमसे 500 रुपए लेने हैं। सर दिस विल नॉट हैपन। 1,000 और 1,000 में तो रिप्लाई का बनता ही नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन सही है। एंड अगर इसको 1,500 रुपए लेने पड़ेंगे, दैट मीन्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन हिज फेवर, तब ये रिप्लाई करेगा, तब ये रिप्लाई करेगा। तो लास्ट लाइन जरूर ध्यान रखना, कंफर्मिंग पार्टी इज मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन देयर फेवर। जब इंफॉर्मेशन इसके फेवर में नहीं होगी तभी रिप्लाई करेगा, वरना 500 रुपए वाले केस में तो ये रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो यही चीज के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, और मैंने एक बात बोली थी सर, क्या? लास्ट पॉइंट, कि हम नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के भरोसे क्या ऑडिट कर सकते हैं? आंसर इज नो। हम कभी भी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर यूज नहीं करेंगे अनलेस ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। सर ये कंडीशंस क्या थी? मैंने कहा सबसे पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है। ऐसा सिर्फ मैं मानता नहीं हूं, मेरे पास एविडेंस भी है। एविडेंस भी है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल्स इफेक्टिव है, यानी कंट्रोल रिस्क कम है। तो कंट्रोल रिस्क कम है तो ऑब्वियसली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी कम होगा। सेकेंड थिंग, एक्सेप्शन रेट कम है, मतलब बुक्स और कंफर्मिंग पार्टी का बैलेंस मैच कर जाएगा। थर्ड थिंग, पॉपुलेशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स है, तो मैं हर छोटे आइटम के लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। एंड आखिरी में, मुझे नहीं लगता कि कंफर्मिंग पार्टी मेरी रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड करेगी, वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर देगी अगर जरूरत पड़ी। तो इसको हमने कैसे याद किया था? सर बड़ा सिंपल है, 2 चीजें कम है, एक है ज्यादा। कम ऑन एवरीवन, 2 चीजें कम है, एक है ज्यादा। इग्नोर नहीं करने का किया है वादा। तो 2 चीजें कम क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, इसको लेके हमने एविडेंस भी ले लिया अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। एक्सेप्शन रेट कम है, ज्यादा क्या है? ढेर सारे छोटे छोटे बैलेंसेस, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस बैलेंसेस। एंड लास्ट पॉइंट कहता है, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंसेस दैट द कंफर्मिंग पार्टी विल डिसरिगार्ड सच रिक्वेस्ट। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। इसी के ऊपर अभी रिसेंटली आईसीआई ने क्वेश्चन भी पूछा था, एमटीपी सितंबर 24 में। एमटीपी सितंबर 24 में सर वो क्वेश्चन कहां है? दिस इज योर क्वेश्चन। आ जाओ एक बार साथ में रिवाइज करते हैं। CAX ऐसा सोच रहा है कि मैं नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को यूज करता हूं एज अ सोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब इसी के भरोसे आगे बढ़ूंगा। तो बताओ कौन सी कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए तभी नेगेटिव कंफर्मेशन यूज होगी? सर जो 4 कंडीशन आपने बताई थी वही। 2 चीजें कम है, कौन कम है? रोमम इज लो, एक्सेप्शन रेट इज लो। एक है ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनस अकाउंट बैलेंसेस और ट्रांजेक्शन, एंड not aware of any circumstance that the recipient will disregard such request। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके अलावा ये कहता है, CAX को लगता है कि नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ परसुएसिव एविडेंस एज द पॉजिटिव कंफर्मेशन। सेम लेवल था या लेस लेवल था? सर लेस लेवल। अब ये लेस लेवल क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है दीपांशु को रिक्वेस्ट मिली ही नहीं। फेलियर टू रिसीव अ रिस्पॉन्स डज नॉट मीन द रिसीट ऑफ इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी ऑफ द रिक्वेस्ट or the verification of accuracy of information. So यहाँ पे CAX is not correct. यहाँ पे CAX is not correct. Come on everyone, deal done? Done sir. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लिखो रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सर? ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7, लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ सितंबर 24। डन सर। अब देखो क्वेश्चन 7 क्या कहता है? 2 भागों में बटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है, हम फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले कहता है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑडिटर वांटेड अ कंफर्मेशन फ्रॉम डेटर्स, जो कि 4,25,000 के थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस कितना था? 4,25,000। उसके बाद ये कहता है, इन्होंने डेटर को रिक्वेस्ट किया टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू द ऑडिटर वेदर और नॉट दे एग्री विद द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। तो इस केस में बताओ कौन सी टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट यूज करी? सर जिस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में हम बोलते हैं तुम रिप्लाई कर देना, चाहे एग्री करो या ना करो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन। इसमें 2 चीजें आती है, या तो आप अमाउंट फिल करके दोगे और सामने वाला एग्री या डिसएग्री करेगा, या फिर आप उसको बोलोगे रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दे।
डील डन सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड पार्ट कहता है कि जब आपका बैलेंस और डेटर का बैलेंस मैच ना करे तो इस केस में आप क्या करोगे। जब आपका बैलेंस और डेटर का बैलेंस मैच ना करे तो क्या करोगे, तो मैंने कहा इस केस में आप नोट्स के हिसाब से चलना। नोट्स में मैंने बताया सबसे पहले इसको एक्सेप्शन कहते हैं। एक्सेप्शन मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंफर्मिंग पार्टी, तो आपने डेफिनेशन लिखी। फिर आप बोलोगे जब भी ऐसी एक्सेप्शन होती है हम मैनेजमेंट को मौका देंगे कि आप इसको रिकंसाइल करके दिखा दो। तो अगर रिकंसाइल कर दिया वेरी गुड, अगर रिकंसाइल नहीं किया तो क्या करेंगे, दिस एक्सेप्शन विल बी असेस टू एंटायर पॉपुलेशन आफ्टर एनालाइजिंग द रीजन, एंड आखिरी में कंक्लूड करेंगे कि जो भी हमने बाकी प्रोसीजर्स वगैरह करे उस हिसाब से हैज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस बीन ऑब्टेन्ड। अगर नहीं मिला तो और मेहनत करने की जरूरत है। दैट मींस वी हैव टू परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी एज पर एसए 330। ठीक है, तो यही बात आईसीआई ने भी अपने आंसर में दिख रखी है। सबसे पहले एक्सेप्शन आया, इसके बाद आपको ये पॉइंट मैंने बोला था इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी, नहीं होती तो असेस टू द एंटायर पॉपुलेशन, और आखिरी में जो भी आपने बाकी प्रोसीजर करे उस हिसाब से देखो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला, अगर नहीं तो आप क्या करोगे, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी एज पर एसए 330। दिल पे हाथ रख के बताओ, इज एसए 505 क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद लर्निंग दिमाग में बैठ गए? बैठ गए सर। So thank you so much everyone for attending this revision session of essay 505। बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही मजेदार ऐसे है, एंड डेफिनेटली अगर आप इसमें अपना बेस्ट देते हो तो यू कैन इजीली स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू क्या बोल रहा हूं सर, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड यस, नेक्स्ट सेशन से मिलने से पहले मैं यही बोलूंगा, हम हैराही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो, जीत पक्की है।